हेलो क्लास। तो आज हम लोग हमारे ऑडियो रिवीजन के सीरीज का ही अगला पार्ट लेके आए, जिसमें हम लोग सैलरी टॉपिक कंप्लीट कवर करेंगे इन अराउंड 15 मिनट्स। हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं सर। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। इसमें सेक्शन 15 से 17 है। सेक्शन 15 इज चार्जिंग सेक्शन, बट चार्जिंग सेक्शन में जाने से पहले सबसे इसका बेसिक प्रिंसिपल कि सैलरी टैक्सेबल होने के लिए द ओनली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो उसमें टैक्सेबल होगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सैलरी नाम तो उसमें आता है, बट वो सैलरी रेट में टैक्सेबल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर्स सैलरी सैलरी रेम्युनरेशन जो उनको मिलता है वो उनके बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होता है। प्लस अगर हम एमपी एमएलए की सैलरी बोलेंगे तो वो उनके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होता है। अब जो सेक्शन 15 है, जो चार्जिंग सेक्शन है, वो ये बोलता है कि सैलरी विल बी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर जैसे आपका सैलरी ड्यू हुआ फिर भले रिसीव नहीं होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर रिसीव हो गया है भले ड्यू नहीं हुआ है तो वो एडवांस के बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग को ये याद रखना है कि अगर सैलरी ड्यू एंड रिसीव इन द सेम मंथ हो जाता है, ओके, अज्यूमिंग कि जिस दिन ड्यू हो रहा है उसी दिन अगर रिसीव हो रहा है, तो सैलरी इज ड्यू इन द सेम मंथ, देन यू विल कंसिडर सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू मार्च। लेकिन अगर सैलरी ड्यू नेक्स्ट मंथ में होता है तो यू विल कंसिडर सैलरी फ्रॉम द पीरियड मार्च टू फेब। टू बी मोर स्पेसिफिक फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, सेम मंथ में अगर ड्यू होगा तो इट विल बी अप्रैल 25 टू मार्च 26। अगर नेक्स्ट मंथ में ड्यू होगा तो इट विल बी मार्च 25 टू फेब 26। देन सैलरी में ग्रेड पे का कंसेप्ट होता है। ग्रेड पे का कंसेप्ट कैसे होता है कि अगर उसमें आपको ये बोला है कि मिस्टर ए हैज जॉइंड ऑन पर्टिकुलर डेट एट द ग्रेड स्केल ऑफ 20,000 डैश 2,000 डैश 26,000 डैश 3,000 डैश 32,000 ऐसे एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि उसने 20,000 पे ज्वाइन किया है, फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट था वो 2,000 था, तो 2,000 से हर साल बढ़ते रहेगा। एवरी ईयर का मतलब है फ्रॉम द डेट ऑफ इट ज्वाइनिंग। जैसे उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद एक साल कंप्लीट होगा, उसके बाद उसका सैलरी जो पर मंथ है वो 2,000 से बढ़ जाएगा। फिर 20 का 22 होगा, फिर 24 होगा, 26 तक जब जाएगा, 26 के बाद 3-3 हजार से बढ़ना चालू हो जाएगा वो। अगर वो 1 जुलाई को ज्वाइन हो रहा है तो उसका सैलरी जो साइकिल चलेगा वो 1 जुलाई से 30 जून के हिसाब से चलेगा, वो बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अब जो सैलरी के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑलवेज टैक्सेबल होते हैं, दैट इज बेसिक पे, फिर उसके बाद कमीशन, फिर बोनस, देन एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी। अरियर्स ऑफ सैलरी इज सब्जेक्ट टू रिलीफ अंडर सेक्शन 89। अब ये तो ऑलवेज टैक्सेबल होते हैं। अब अगर हम इस पे आए तो ये एडवांस सैलरी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एडवांस सैलरी मींस हमारी जो सैलरी जो अगले साल मिलने वाली थी हमने उसको एडवांस में ले ली है, जो सैलरी ड्यू नहीं हुई है हमने उसको एडवांस में रिसीव कर ली है। लेकिन एडवांस सैलरी टैक्सेबल होता है, एडवांस अगेन सैलरी टैक्सेबल नहीं होता है। इसमें एक और कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, फोरगोइंग ऑफ सैलरी वर्सेस सरेंडर ऑफ सैलरी। फोरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको सैलरी मिली, बट बाद में आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला नहीं नहीं मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, मैं तो अपने पैशन के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, तो आपने नहीं ली, कोई बात नहीं, फिर भी वो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वो सैलरी ड्यू तो हो चुकी थी। बट सरेंडर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप गवर्नमेंट को ये बोल देते हो कि मैं यहाँ पे इस 1 रुपए पे ही काम कर रहा हूँ या मैं 0 रुपए पे काम कर रहा हूँ, तो फिर अगर आप 0 रुपए पे काम करो तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर ही 0 रुपए के हिसाब से बनेगा, तो सैलरी कभी ड्यू भी नहीं होगी, ऑब्वियसली रिसीव नहीं होगी, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो देन इसके बाद हम अलाउंसेस पे आते हैं। तो अलाउंसेस में allowances to particular employees are always exempt. They are fully exempt. Allowances to judges of High Court and Supreme Court and allowances to employees of United Nations. लेकिन ये दोनों जो अलाउंसेस है ये सिर्फ तभी एग्जेम्प्ट होंगे इफ दे आर ऑप्टेड फॉर ओल्ड स्कीम। अगर वो न्यू स्कीम में तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होते। बट अलाउंसेस गिवन टू the Indian citizen deputed outside India by government is fully exempt, whether they are under old scheme or new scheme. In fact, इसमें allowances के साथ perquisites भी exempt हो जाते हैं। अब इसमें कुछ allowances ऐसे होते हैं जो आपको जो अलाउंस मिल रहा है उसमें से कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट हो सकता है, दैट इज पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस। अब ये अब ये जो अलाउंसेस है इसमें सबसे पहला हमने जो पढ़ा था वो टीसी उधर पढ़ा था हमने। अब टीसी उधर में टी से ट्रैवलिंग अलाउंस, टी से कन्वेंस अलाउंस, यू से यूनिफॉर्म अलाउंस, डी से डेली अलाउंस, एच से हेल्पर अलाउंस और ए आर से हमारा एकेडमिक रिसर्च अलाउंस। ऑल दीज अलाउंसेस आर मेंट टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस
तो इसमें से आपको जितना अलाउंस मिला होगा उसमें से आपने जितना खर्च कर दिया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट बचेगा तो आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो दीज अलाउंसेस आर एग्जेम्प्ट ऑन एक्चुअल स्पेंडिंग बेसिस। आपका एग्जेम्प्ट अलाउंस होगा अलाउंस अमाउंट स्पेंड और अमाउंट रिसीव विच एवर इज लोअर। लेकिन कुछ अलाउंसेस ऐसे जो पर्सनल पर्पस के लिए मिलते हैं, और वो जो अलाउंसेस होते हैं, वो जो अलाउंसेस होंगे वो आपका एक फिक्स लिमिट होगा, उस तक वो एग्जेम्प्ट होंगे। इसका एक्चुअल एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। अब ये कौन से अलाउंसेस है, इसको हम लोग याद करने के लिए हम लोग इसको याद करेंगे ऐसे डच। अब डच में सबसे पहले जो डी है, डी, डी से इसको हम याद रखेंगे ड्राइवर को जो अलाउंसेस मिलते हैं, ड्राइवर को जो अलाउंस मिलते हैं, जो अभी ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो ड्राइवर है उनके साथ जो क्लीनर है, जो एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन में रूट में जा रहे हैं, उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं, दे आर एग्जेम्प्ट, दे आर एग्जेम्प्ट अप टू 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ अलाउंस रिसीव विच एवर इज लेस। लेकिन उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अगर उनको डेली अलाउंस भी मिलता है तो। अगर डेली अलाउंस मिल रहा है तो उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अब डच में सेकंड है डी के बाद यू। यू से हमारा अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस में अप टू ₹800 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फिर टी में टी टू है, यहाँ पे टी दो कैटेगरीज है। पहला टी है हमारा ट्राइबल एरिया अलाउंस, अप टू ₹200 पर मंथ एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसको हम कम्यूटेशन अलाउंस भी बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए। इसमें फॉर डिसेबल्ड एम्प्लॉइज एग्जेम्पशन इज अप टू ₹3,200 पर मंथ, फॉर अदर देयर इज नो एग्जेम्पशन। अब सी में भी दो है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। फिर एच में आता है एचआरए। एचआरए का जो एग्जेम्पशन है वो अंडर सेक्शन 1013 ए है। अब 1013 ए में, 1013 ए में जो एग्जेम्पशन मिलता है उसमें एग्जेम्पशन आएगा आएगा आपका लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में होगा आपका actual HRA, rent paid minus 10% of salary, then depending on location 40 या 50% of salary। जो आपका कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जो मेट्रो सिटीज है उसमें 50% ऑफ सैलरी, अदर सिटीज में 40% ऑफ सैलरी है। अब यहाँ पे जो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा इसमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होगा। एचआरए का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? अगर ये चार फैक्टर्स जैसे कि एचआरए रिसीव्ड, सैलरी का अमाउंट, रेंट पेड, लोकेशन, अगर ये चार थ्रू आउट चेंज नहीं होते तो आप पर मंथ कैलकुलेशन करके इनटू 12 कर दो सीधा। लेकिन अगर ये कहीं पे चेंज होते हैं तो जहां पे चेंज हुआ है उतने पार्ट के लिए आपको सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड रिमेनिंग पार्ट के लिए आपको सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसको एग्रीगेट करके नहीं करना है हम लोग को। इसके अलावा अगर कोई भी आपको अलाउंसेस मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी अलाउंसेस मिलेंगे दैट विल ऑलवेज बी फुल्ली टैक्सेबल। जैसे फॉर एग्जांपल ईयरनेस अलाउंस, ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल वेदर दे आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट। एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल। टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। वार्डन अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, किसी भी यू थिंक ऑफ अ नेम along with that allowance that will always be fully taxable। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा परक्विजिट्स। अब जो परक्विजिट्स है उसमें अंडर सेक्शन 17(2) क्लॉज 1 सबसे पहले आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है, इफ एनी अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसका लाइसेंस फी ले लेंगे हम लोग, कंसिडर कर लेंगे। अगर कोई अकोमोडेशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया लेकिन वो रेंटेड अकोमोडेशन है तो इट विल बी एक्चुअल रेंट और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ओन्ड अकोमोडेशन है तो अगर पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज अप टू 15 लाख तो इट इज 5% ऑफ सैलरी, मोर देन 15 लाख बट अप टू 40 लाख तो 7.5% ऑफ सैलरी, एंड इफ इट इज मोर देन 40 लाख तो इट इज 10% ऑफ सैलरी। तो ये पांच कैटेगरी से कोई एक कैटेगरी आपका होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। इसमें हम लोग ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग। अगर आपको जो फर्निशिंग प्रोवाइड की गई है वो अगर एम्प्लॉयर की खुद की है, ओन्ड है, तो इट विल बी 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। यहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल। कभी कभी ऐसे होगा कि अकोमोडेशन जो है वो 1 जुलाई से दे दिया है बट कोई फर्नीचर वगैरह जो है वो 1 अक्टूबर से दिया है, तो अकोमोडेशन का कैलकुलेशन 1 जुलाई के हिसाब से होगा, लेकिन फर्नीचर का जो कैलकुलेशन 1 अक्टूबर से मतलब 6 मंथ्स के लिए होगा, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर हियर। पर अगर ये जो फर्निशिंग वगैरह जो प्रोवाइड किया गया है अगर वो रेंटेड है तो जो एक्चुअल रेंट चार्जेस है वो आपका कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग हो जाएगा। ये ऐड करने के बाद अमाउंट जो आएगा वो होगा रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर इसमें से कुछ रिकवरी हो जाता है एम्प्लॉय से, दैट विल बी कॉल्ड एज कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। अगर होटल अकोमोडेशन दिया है तो इट विल बी 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लेस। लेकिन अगर किसी भी एम्प्लॉय को होटल अकोमोडेशन दिया बिकॉज ऑफ ट्रांसफर, बिकॉज ड्यू टू द रीजन ऑफ ट्रांसफर,
तो फॉर फर्स्ट 15 डेज देयर विल बी नो टैक्सेबल परक्विजिट, 16 डे ऑनवर्ड्स फिर वो टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। अगर किसी भी एम्प्लॉय को एक अकोमोडेशन ऑलरेडी रहते हुए उसको दूसरा अकोमोडेशन भी दे दिया है, तो फॉर फर्स्ट 90 डेज उन दोनों अकोमोडेशन में से हम कैलकुलेशन करेंगे, जिसका वैल्यू लोअर होगा वो टैक्सेबल परक्विजिट होगा। बियॉन्ड 90 डेज फिर दोनों का परक्विजिट वैल्यूएशन सैलरी में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी रिसीट्स पर्टेनिंग टू द पीरियड। पर्टेनिंग टू द पीरियड मतलब अगर आप पूरे साल के लिए कैलकुलेट करें तो उस साल के लिए, अगर 6 महीने का अकोमोडेशन है तो 6 महीने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई अलाउंस यहाँ पे अगर कोई सैलरी वाला पार्ट एग्जेम्प्ट है तो वो नहीं आएगा क्योंकि टैक्सेबल आना चाहिए। अगर कोई परक्विजिट्स है मतलब इन काइंड है तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। प्लस अगर कोई सैलरी फॉर द ईयर वाला पार्ट नहीं, जैसे कि अरियर्स ऑफ सैलरी है या एडवांस सैलरी है, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपको बोनस भी मिल रहा है, तो बोनस अगर करंट ईयर का है तो इंक्लूड होगा, बोनस अगर पास्ट ईयर्स के तो इंक्लूड नहीं होंगे इसमें। देन नेक्स्ट इसमें आएगा हमारा स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में कौन सी स्पेसिफिक टैक्सेबिलिटी होती है, दैट इज वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटीज विल बी टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। अब इसमें इसमें क्या क्या टैक्सेबल होता है? यूटिलिटीज सबसे पहले आता है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर कोई गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ प्रोवाइड किया गया है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आउटसाइड एजेंसी से प्रोवाइड किया है तो जो बिल वगैरह जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एक्सपेंस इंकर कर रहा है, वो हो जाएगा। अगर खुद के प्रोडक्शन से ही दे रहा है तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अगर कोई सर्वेंट फैसिलिटी जैसे सर्वेंट है, मेड है, कुक है, हेल्पर है, हाउस हेल्प है, मतलब जो भी है वो सब भी टैक्सेबल हो जाएंगे। जितना सैलरी उनको पे कर रहे हैं एम्प्लॉयर उसके हिसाब से वो टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें गार्डनर है तो बस खाली इतना याद रखना है कि अगर एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन दिया है और गार्डनर फैसिलिटी भी है तो गार्डनर फैसिलिटी टैक्सेबल नहीं होता है। कार फैसिलिटी, अब कार फैसिलिटी अगर इट इज फॉर फुल्ली पर्सनल पर्पस, तो अगर कंपनी ने कार दी है तो इट इज 10% पर annum ओरिजिनल कॉस्ट और रेंट चार्जेस, अगर रेंट पे लेके कार दी है तो। अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हैं तो एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, और अगर ड्राइवर प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो एक्चुअल ड्राइवर सैलरी है। तो ये तीन चीजें हो सकती है। ये तीन में से जो जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो सब ऐड कर लो इसमें। अगर तीनों बेनिफिट मिल रहे हैं तो तीनों पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग ऐड कर लेंगे, माइनस इफ देयर इज एनी रिकवरी। लेकिन अगर फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस दोनों है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि अगर हमको कार भी मिल रहा है और रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है तो उस केस में इट विल बी 1800 पर मंथ अगर कार का इंजन क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1600 सीसी है, और 2400 पर मंथ होगा अगर कार का इंजन क्यूबिक कैपेसिटी अबव 600 सीसी है। और अगर ड्राइवर फैसिलिटी भी इसके साथ मिल रहा है तो ये अमाउंट के साथ 900 रुपए पर मंथ हम और ऐड कर देंगे। लेकिन अगर सिर्फ कार की फैसिलिटी आपको मिल रही है जिसमें रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस हम खुद बेयर कर रहे हैं, तो द अमाउंट विल बी 600 रुपीज पर मंथ और 900 रुपीज पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द इंजन क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द कार। और अगर ड्राइवर फैसिलिटी है तो अलग से तो प्लस 900 रुपीज पर मंथ आ जाएगा। और अगर कार हमारी है और सिर्फ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस मेट बाय एम्प्लॉयर है तो एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस मेट बाय द एम्प्लॉयर प्लस ड्राइवर सैलरी फैनी माइनस 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन द इंजन कैपेसिटी ऑफ द कार, को माइनस कर देंगे। और माइनस यहाँ पे 900 पर मंथ भी करेंगे अगर हमने एक्चुअल ड्राइवर सैलरी ऐड किया हुआ है तो, और माइनस एनी रिकवरी फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो जो पर्सनल ऑफिशियल पर्पस में जहाँ पे कार प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर होता है, जहाँ पे 1800 या 2400 रुपए हम ऐड करते हैं, या फिर जहाँ पे ओनली कार होता है जहाँ पे हम 600 या 900 रुपए पर मंथ हम ऐड करते हैं, ये सिचुएशन में कोई रिकवरी माइनस नहीं होती है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मोर देन वन कार दिया हुआ है फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस, तो उसमें से खाली एक ही कार पर्सनल ऑफिशियल पर्पस मानी जाएगी, बाकी सारी कार जो है वो एट द चॉइस ऑफ द एम्प्लॉय, एट द चॉइस ऑफ द एम्प्लॉय या एसएससी बोलो तो वो होनली पर्सनल पर्पस मानी जाएगी ऐसा। देन ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेड बाय द एम्प्लॉयर। ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेड बाय द एम्प्लॉयर मतलब जो हमारे नाम पे जो खर्चा है, जो हमारा ऑब्लिगेशन हमारा लायबिलिटी है, बट सिर्फ एम्प्लॉयर हमको रीइंबर्स करके दे रहा है, दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। अच्छा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का एक और पॉइंट जो हमारा रह गया था वो एजुकेशन फैसिलिटी जो होता है वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है। तो एजुकेशन फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है तो दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर किसी और को मिल रहा है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन अगर एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को मिल रहा है, एम्प्लॉयर के खुद के इंस्टीट्यूट में या फिर कैसे इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे एम्प्लॉयर का टाई अप है, उस केस में अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज अप टू रुपीज 1000 पर मंथ तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दैट मींस 12,000 पर एनम तक है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर हमको ऐसा आ जाता है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज 15,000 फॉर द ईयर, तो अभी लोग मेन सोल्यूशन में हम लोग फुल 50,000 टैक्सेबल दिखाएंगे। ऑल्टरनेटिव व्यू में हम बताएंगे कि इन एक्सेस ऑफ 12,000 दैट इज 3,000 विल बी टैक्सेबल। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के लिए, 2 चिल्ड्रन के लिए
और बाकी और किसी फैमिली मेंबर के लिए, बाकी और कोई फैमिली मेंबर होगा तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। देन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पे कर रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, दैट इज टैक्सेबल परक्विजिट। इसमें याद रखना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल नहीं होता है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी टैक्सेबल नहीं होता है। फिर अगर एसॉप में अगर कुछ एम्प्लॉय को अगर कुछ शेयर्स वगैरह मिल रहे हैं तो वो भी टैक्सेबल हो जाएंगे। फेयर मार्केट वैल्यू माइनस परचेज प्राइस बाय एम्प्लॉय जो बचेगा अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू मतलब क्या होगा, जिस दिन एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है उस दिन का जो एवरेज प्राइस होगा, एवरेज का मतलब यहाँ पे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, वो टैक्सेबल, वो फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगा। और अगर उस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ है तो जो पिछले दिन जहाँ पे ट्रेडिंग हुआ उसका क्लोजिंग प्राइस लेना है। सर अगर अगर एक से ज्यादा एक्सचेंज में अगर वो लिस्टेड है तो फिर जहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम होगा उसका आपको एवरेज प्राइस ले लेना है। अगर वो अनलिस्टेड है तो उसका जो मर्चेंट बैंकर जो भी वैल्यू डिटरमाइन करेगा वो वैल्यू हो जाएगा, और अगर यूनिट्स है तो जो भी उसका एनएवी होगा वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ एलिजिबल स्टार्टअप के लिए एक एक्सेप्शन था कि एलिजिबल स्टार्टअप के लिए इमीडिएट बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगा, इट विल बी टैक्सेबल इन केस ऑफ अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें है पहले आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच एसऑप इज परचेज, सेकंड इज व्हेन सच शेयर्स आर एक्चुअली सोल्ड, एंड थर्ड इज व्हेन एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीन में से जो भी अर्लियर होगा वो तब टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या फिर सुपर एन्युएशन फंड या फिर national pension system in excess of 7,50,000, so it will be taxable under section 17(2) clause 7। in excess of 7,50,000 मतलब अगर 9 लाख कंट्रीब्यूट किया हुआ है साल भर में एग्रीगेट तो 1.5 लाख will be taxable, then interest on this portion will be taxable under clause 7A। फिर अभी इसमें अदर बेनिफिट्स आ जाते हैं। अब अदर बेनिफिट्स में आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज अगर विद इन इंडिया है, विद इन इंडिया में अगर कोविड ट्रीटमेंट के लिए तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। अदर ट्रीटमेंट है लेकिन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड हॉस्पिटल है या फिर एम्प्लॉयर हॉस्पिटल है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अदर ट्रीटमेंट अदर हॉस्पिटल इज फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा, ये जो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट भी खाली किसके लिए होगा, एम्प्लॉय एंड फैमिली के लिए। फैमिली में कौन आएंगे, स्पाउस चिल्ड्रन आ जाएंगे, एंड पेरेंट ब्रदर सिस्टर्स तभी आएंगे अगर वो डिपेंडेंट है तो। डिपेंडेंट का मतलब होता है होली और मेनली फाइनेंशियली डिपेंडेंट। देन अगर आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट है तो उसमें पेशेंट प्लस वन अटेंडेंट के लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगा। किस चीज का एग्जेम्पशन मिलेगा, जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है, लॉजिंग एंड बोर्डिंग कॉस्ट है, उसमें अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ट्रैवलिंग कॉस्ट में अगर ग्रॉस टोटल इनकम, अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर 8 लाख से कम है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 8 लाख तक है तो भी वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन अगर गिफ्ट मिल रहा है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को तो अगर वो इन कैश है तो फुल्ली टैक्सेबल है। इन काइंड है, अगर इन काइंड है तो वो भी टैक्सेबल ही होता है, बट अगर गिफ्ट एग्रीगेट वैल्यू ड्यूरिंग द डू नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज तो टैक्सेबल नहीं होगा। सो सर अगर 5,000 से ज्यादा है, 6,000 है तो क्या होगा, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, अगर 6,000 है तो पूरा 6,000 टैक्सेबल बताना है। ऑल्टरनेटिव व्यू में बताना है कि इन एक्सेस ऑफ 5,000 1,000 इज टैक्सेबल, दिस पॉइंट ऑफ व्यू कैन ऑल्सो बी टेकन। फिर अगर आपको कार्ड फैसिलिटी वगैरह मिल रही है जिसमें आप पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह कुछ इंकर कर रहे हो तो वो सब टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर कुछ रिकवरी हो रही है तो माइनस हो जाएगा। क्लब फैसिलिटी अगर आपको मिल रही है तो वो भी आपका टैक्सेबल परक्विजिट है, लेकिन अगर कॉर्पोरेट क्लब है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। या फिर स्पोर्ट्स क्लब, हेल्थ क्लब है विच इज यूनिफॉर्मली प्रोवाइड टू ऑल एम्प्लॉयज, तभी वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपको कंपनी से कोई भी एसेट यूज करने मिलता है तो वो आपका बेनिफिट है, तो टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, अगर वो कंप्यूटर लैपटॉप एंड इस तरह के दूसरे डिवाइसेस, कंप्यूटर लैपटॉप है इट इज नॉट टैक्सेबल, कंप्यूटर लैपटॉप नॉट टैक्सेबल। और मोटर कार है तो उसका तो हम पहले देख चुके यूज। अदर देन दीज एसेट है तो इट इज 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयर से कोई एसेट परचेज ही कर लेते हैं तो उसका टैक्सेबिलिटी कैसे होगा, तो उसका टैक्सेबिलिटी होगा WDV माइनस परचेज प्राइस बाय एम्प्लॉय इफ पॉजिटिव, जो अमाउंट होगा वो हमारा टैक्सेबल परक्विजिट बन जाएगा। तो WDV कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर कंप्यूटर लैपटॉप एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है तो उसका है 50% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स बाय एम्प्लॉयर एट WDV मेथड। सेम अप्लाइज फॉर मोटर कार, यहाँ पे सिर्फ 20% रेट है, 20% WDV मेथड। एंड बाकी एसेट्स के लिए 10% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स बट SLM। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना है।
क्वेश्चन में डेप्रेशन एम्प्लॉयर किस रेट से वगैरह अप्लाई कर रहा है वो आपको दिया होगा, दैट हैज टू बी इग्नोर्ड। ये 50-20-10 ये हम लोग को याद रखना है। फिर अगर हमको इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह मिलता है तो इंटरेस्ट फ्री लोन जो होगा दैट विल बी टैक्सेबल परक्विजिट। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? रेट चार्ज बाय एसबीआई एज ऑन 1425 जो फर्स्ट अप्रैल प्रीवियस ईयर है उसके हिसाब से हम लोग रेट ले लेंगे और उसका इंटरेस्ट निकालेंगे ऑन मैक्सिमम मंथ एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ऑन मैक्सिमम मंथ एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस हम लोग इसका इंटरेस्ट निकालेंगे एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस कैलकुलेट कर लेंगे। अगर पूरे साल भर में आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो चेंज ही नहीं होता है तो आप एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो इस चीज पे गलती करते हैं, कभी-कभी क्वेश्चन में दिया होता है दैट लोन वाज गिवन ऑन 1 अक्टूबर, लोन वाज गिवन ऑन 1 जुलाई, तो इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स या 9 मंथ्स वो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो लोन हमने कब से लिया है। अब इसमें अगर आपका कुछ रिकवरी होगा तो वो माइनस कर देंगे एंड अगर लोन अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग 20,000 तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल परक्विजिट और इफ लोन इज टेकन फॉर मेडिकल पर्पस ऑफ सम प्रिस्क्राइब्ड डिजीजेस तो अगेन इट विल नॉट बी टैक्सेबल। फिर अभी हम कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड के बारे में देख लेते हैं। प्रोविडेंट फंड जो है उसमें अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो उसमें अगर एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो दैट विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड फुल्ली एग्जेम्प्ट। एट द टाइम ऑफ विड्रॉल इट इज अगेन फुल्ली एग्जेम्प्ट। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है? एचआरए वाली सैलरी। इंटरेस्ट वाला पार्ट इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% पर एनम। विड्रॉल के टाइम पे इट इज एग्जेम्प्ट अगर आपका मिनिमम 5 इयर्स ऑफ सर्विस हुआ है तो। अगर 5 इयर्स ऑफ सर्विस नहीं हुआ है तो उस केस में भी एग्जेम्प्ट हो सकता है इफ दैट इट इज टर्मिनेशन बाय द कंपनी और इट इज क्लोजर ऑफ द बिजनेस और इट इज ड्यू टू बैड हेल्थ एंड इफ इट इज ड्यू टू एक्चुअल रिटायरमेंट एज। अगर ये 4 रीजन है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो वो भले 5 साल कंप्लीट नहीं हो फिर भी वो एग्जेम्प्ट होगा। और अगर ये सब 4 रीजन नहीं है लेकिन अगर हम हमारा प्रोविडेंट फंड जो है वो न्यू एम्प्लॉयर के यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं इन रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। देन अगर हमको ग्रेचुटी मिलता है तो ग्रेचुटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फुल्ली टैक्सेबल। बट अगर ग्रेचुटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है तो उस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में जो कवर्ड अंडर पोगा है मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है उसमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। मैक्सिमम 20 लाख। सेकंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। थर्ड इज 15/26 into last month salary into completed years of service plus part thereof in excess of 6 months। यहाँ पे सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए। डीए मतलब वेदर फॉर्मिंग पार्ट या नॉट पार्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक प्लस डीए पूरा 100% डीए यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है तो उसमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम। सेम 20 लाख लिमिट है मैक्सिमम। सेकंड है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे जो है इट इज 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस इग्नोरिंग फ्रैक्शन ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे एवरेज सैलरी का मतलब क्या है? एवरेज सैलरी मीन्स एवरेज ऑफ 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस महीने में आप रिटायर हुए उसके पिछले 10 महीने का आपको सैलरी का एवरेज लेना है। तो सैलरी मतलब क्या है? सेम एचआरए वाली सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपने पहले कभी तो एग्जेम्पशन क्लेम किया है तो आपका जो 20 लाख का लिमिट है वो उतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। फिर पेंशन। पेंशन जो है अगर मंथली पेंशन अगर जो मिलता है जिसको हम अनकम्यूटेड पेंशन भी बोलते हैं दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो। लेकिन अगर कम्यूटेड पेंशन या लमसम पेंशन है तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में इट इज फुल्ली एग्जाम। नॉन गवर्नमेंट के हाथ में जिसको ग्रेचुटी नहीं मिला है उसका एग्जाम अमाउंट होगा 1/2 इनटू कम्यूटेड पेंशन डिवाइड बाय परसेंट ऑफ पेंशन कम्यूटेड। जिसको ग्रेचुटी मिला है उसके लिए एग्जाम अमाउंट होगा 1/3 इंटू कम्यूटेड पेंशन अपॉन परसेंट ऑफ पेंशन कम्यूटेड। देन लीव एनकैशमेंट। अब जो लीव एनकैशमेंट है मतलब अनयूज लीव का जो पैसा मिलेगा ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इट इज फुल्ली टैक्सेबल। इट इज फुल्ली टैक्सेबल। बट अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में ये पूरी तरह से ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में यहाँ पे हम लोग को लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आएगा जिसपे 4 पॉइंट्स आएंगे। पहला पॉइंट है मैक्सिमम 25 लाख। सेकंड है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। थर्ड इज 10 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। फोर्थ इज अर्न लीव मंथ इनटू एवरेज सैलरी। अब एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? सैलरी का मतलब यहाँ पे एचआरए वाली सैलरी है लेकिन एवरेज के लिए आपको
फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट पिछले 10 महीने जाना है, मतलब इंक्लूडिंग दैट डेट ऑफ रिटायरमेंट, वहां से लेके इमीडिएट फ्रॉम दैट डेट ही आपको पिछले 10 महीने का आपको एवरेज सैलरी निकालना है। अब इसमें अगर लीव एनकैशमेंट में भी पहले आपको एग्जम्पशन मिला हुआ है तो उतना वो 25 लाख से कम हो जाएगा। अर्न लीव इन मंथ्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम 30 डेज अलाउड बाय एम्प्लॉयर माइनस लीव टेकन, ये आपका अर्न लीव हो जाएगा। अगर आपको लीव एक्यूमुलेटेड एज पर एम्प्लॉयर दिया हुआ है तो पहले लीव टेकन बाय एम्प्लॉय फाइंड करो एंड देन फिर ये फॉर्मूला से आप अर्न लीव इन मंथ्स फाइंड करो। जब भी अर्न लीव इन डेज फाइंड करेंगे हम लोग तो उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज के हिसाब से आपको आगे चलना है। देन रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन एग्जाम अंडर सेक्शन 1010 बी हो जाता है। तो रिटेंचमेंट कॉम्पेंसेशन में आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम 5 लाख एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब इसमें अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है? 15/26 इनटू एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ्स इनटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस प्लस पार्ट देयरऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। एवरेज सैलरी का मतलब, पहले सैलरी का मतलब यहाँ पे बेसिक प्लस डी आ जाएगा। ये वो फॉर्मिंग पार्ट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक प्लस डी आ जाएगा। अब एवरेज का मतलब यहाँ पे क्या है? जिसको मंथली सैलरी मिलती है तो पिछले 3 महीने का एवरेज लेना है, जिसको वीकली सैलरी मिलती है तो पिछले 4 वीक का सैलरी लेना है, जिसको डेली बेसिस पे सैलरी मिलती है तो पिछले 12 दिन का सैलरी लेना है यहाँ पे। तो 3 4 12 वो चीज को याद रखो ऐसा। पीआरएस अगर हमको मिलता है तो यहाँ पे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में मैक्सिमम 5 लाख है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है। फिर तीसरा यहाँ पे जो है वो 3 मल्टीप्लाइड बाय सैलरी, 3 मल्टीप्लाइड बाय सैलरी मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, 3 मल्टीप्लाइड बाय सैलरी मल्टीप्लाइड कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। और फोर्थ पॉइंट है रिमेनिंग मंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनटू सैलरी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम। यहाँ पे भी सैलरी का मतलब है एचआरए वाली सैलरी। अब इसमें एक चीज है कि वीआरएस का एग्जाम्पशन मिलने के लिए दो में से कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। Either the employee should have attained the age of 40 years or should have completed 10 years of continuous employment with the employer. तो ये आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। रिटेंचमेंट कॉम्पेंसेशन वीआरएस में दोनों में एक पॉइंट कॉमन है कि ये जो एग्जाम्पशन होता है ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। अगर आपने पहले एक बार एग्जाम्पशन क्लेम कर लिया तो वापस एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, अनलाइक ग्रेजुटी एंड लीव एनकैशमेंट जिसमें आप मल्टीपल टाइम एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो, लेकिन जो 20 लाख और 25 लाख का लिमिट है वो लाइफ टाइम लिमिट है। एलटीसी अगर हमको मिलता है, एलटीसी मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन, मतलब अगर एम्प्लॉय लीव लेके छुट्टी लेके विद इन इंडिया अगर ट्रैवल कर रहा है, विद इन इंडिया अगर ट्रैवल कर रहा है और एम्प्लॉयर उसके आने जाने का खर्चा जो है, आने जाने का खर्चा जो बेयर करता है तो उसको एग्जाम्पशन मिल सकता है। अब एग्जाम्पशन मिलने का जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है? इट इज अगर वो बाय एयर ट्रैवल कर रहा है तो जो इकोनॉमी एयर फेयर है वो, अगर अदर देन एयर ट्रैवल कर रहा है तो अगर वहां पे रेलवे रूट अवेलेबल है तो फर्स्ट क्लास एसी का जो रेलवे चार्जेस होगा वो, रेलवे रूट अवेलेबल नहीं तो रेकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो फर्स्ट क्लास डिलक्स फेयर होगा वो। और अगर रेलवे रूट नहीं है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है तो रेलवे रूट होता तो उसका फर्स्ट क्लास और एसी का फेयर कितना होता था उतना एग्जाम हो जाएगा। ये एग्जाम्पशन मिलेगा एम्प्लॉय को मिलेगा, स्पाउस को मिलेगा, चिल्ड्रन को मिलेगा एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर्स के लिए भी मिल जाएगा। चिल्ड्रन का यहाँ पे मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का लिमिट है और ये जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ 2 चिल्ड्रन दिस इज ओनली फॉर चाइल्ड बोर्न और ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 98, मतलब 1 अक्टूबर 98 के पहले जो चिल्ड्रन है उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सर मतलब अगर 11098 के पहले 2 चिल्ड्रन है और बाद में 3 चिल्ड्रन हुए तो पहले 2 चिल्ड्रन का तो एग्जाम्पशन मिलेगा ही। बाद में जो 3 चिल्ड्रन हुए उसमें से भी 2 का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो जो 11098 में जो बॉर्न हुए हैं उसके बाद जो बॉर्न हुए उनमें 2 चाइल्ड का रेस्ट्रिक्शन। लेकिन उसमें भी ऐसा है कि अगर फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न के बाद सेकंड डिलीवरी में अगर मल्टीपल बर्थ होते हैं तो दे विल बी कंसिडर 2 यूनिट्स ओनली और उन सबको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। इसमें हम एग्जाम्पशन 4 ब्लॉक ऑफ कैलेंडर ईयर में हम 2 बार ही ले सकते हैं। अगर इसमें कोई अनयूज्ड हमारा रह जाता है 1 या 2 कोई भी अगर रह जाता है तो एक आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ब्लॉक में, तो नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में आपको यूज कर लेना चाहिए। देन इसके बाद अभी हम लोग आ जाते हैं डिडक्शंस पे। ये हमारा पूरा ग्रॉस सैलरी बन जाता है। अब जो डिडक्शंस है, डिडक्शंस में हम लोग का सबसे पहला आ जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16(1) है। ओल्ड स्कीम में आपको 50,000 मिल जाएगा, न्यू स्कीम में 75,000 मिल जाएगा। और प्रोफेशनल टैक्स जो है वो 16(3) में आ जाएगा, वो सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलेगा। दैट इज वॉट एवर अमाउंट इज डिपॉजिटेड टू दी अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने जमा किया तो पहले परक्विजिट में आप ऐड करोगे और बाद में डिडक्शन लोगे, लेकिन ये सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलेगा, न्यू स्कीम में इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिमिलरली एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जो है वो भी सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलेगा, न्यू स्कीम में नहीं मिलेगा। और उसमें भी ओल्ड स्कीम में भी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा उसमें? ₹5,000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी या 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी और एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच एवर इज लोअर, इतना आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो विद दिस वी आर डन विद सैलरी टॉपिक। थैंक यू।